जी। अच्छा मेरा चलें, यहाँ पे आ जाएं आप। अच्छा जी, अब ये देखें जी, बल्कि एक काम करता हूँ, पहले डायरेक्ट ना आप लोगों को वो स्लीप एपनिया समझाता हूँ। ठीक है, स्लीप एपनिया अच्छा समझ आ गया ना, या फिर चलो तरतीब से चल लेते हैं। ठीक है, चलें जी। अच्छा, ब्रेन एडिमा के अंदर हो क्या रहा है कि आपका, ठीक है ना, आपका, ठीक है, ब्रेन टिश्यू डैमेज हुए, ठीक है ना, वो सारा आपकी स्वेलिंग वगैरह हो गई। ठीक है, तो उससे वो कर क्या रहे हैं, आपके सेरेब्रल आर्टरीज को कंप्रेस कर रहे हैं, जिससे ये है कि आपके ब्रेन की तरफ जो है ना, ब्लड ही नहीं जा रहा। तो रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस नहीं होगा तो और क्या होगा, ब्लड ही नहीं जा रहा उसकी तरफ। ठीक है, समझ आ गई बात कि ये मामला है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इसका हल क्या है, इसका एक हल है। अब आप लोगों को मैं जब मैनोज पढ़ाऊंगा ना, तब ही मैं बात बताऊंगा कि हम मैनोज को ना, इस मैनोज का हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना, वो देते हैं इसको इंट्रावीनसली ना, वो देते हैं। ठीक है, अब किसी को याद आया, अगर किसी ने मैनोज का पढ़ा होगा तो उसको याद आ गया होगा। ठीक है ना, कि हाँ ऐसे ही है कि वहां पे भी ना, ठीक है, लिखा हुआ है कि मैनोज जो है वो सेरिब्रल एडिमा के इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करता है। ठीक है, तो ये हम देते हैं हाइपरटोनिक, इसका सोल्यूशन देते हैं। ठीक है ना, तो ये करता क्या है कि ये, उसका नाम क्या है, इसका हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे रहे हैं ना। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड इकमुलेट हुआ है वो वहां से मूव करेगा। ठीक है ना, बात समझ आई आपको। ठीक है ना, कि वो जो फ्लूइड जो ब्रेन के अंदर है वो ऑस्मोटिकली ब्रेन से निकलेगा ना, क्योंकि हमने एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन इस तरह का दिया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है वो वहां से मूव करेगा, अ, ठीक है, ज्यादा फ्लूइड की तरफ। ब्रेन के अंदर जो पानी है जो कमुलेट हो गया है, ठीक है, जब वो देखेगा कि मेरे से ज्यादा फ्लूइड वाला एरिया, ठीक है ना, आया हुआ है, तो वो उस तरफ मूव करेगा। ठीक है, यानी कि ब्रेन का वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से फिर क्या होगा कि आपकी ये जो है सेरेब्रल आर्टरीज, ये इनकी कंप्रेशन खत्म होगी। ठीक है, इनकी कंप्रेशन खत्म होगी तो फिर आपका रिस्पायरेटरी सेंटर भी एक्टिव हो जाएगा। बात समझ आई आपको कि री एस्टेब्लिशिंग द रिस्पायरेशन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि कम हो गया आपका, किसके जरिए से, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमने दिया मैनोज का। दिस सोल्यूशन ऑस्मोटिकली रिमूव मतलब वही बात है कि हाई प्रेशर से हाई सल्यूट रीजन से कम सल्यूट रीजन की, कम सल्यूट रीजन से हाई सल्यूट रीजन की तरफ फ्लूइड मूव करेगा। ये बातें तो पता है ना। ठीक है, अच्छा, एनेस्थीसिया तो आप लोगों को पता ही है कि, ठीक है ना, तो एनेस्थीसिया से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया से क्या होता है, रिस्पायरेटरी जो सिग्नल्स होते हैं वो, ठीक है ना, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये है आपकी सोडियम पेंटो बारबिटल। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये सबसे अच्छी एनेस्थेटिक है। ठीक है, बात समझ आई। असल में एनेस्थीसिया जो होता है ना, वो आपकी नर्व्स जो होती है ना, नर्व्स, उन उनको सिग्नल को लो करता है। जब जब आपके रिस्पायरेटरी सेंटर से जब सिग्नल आने जाने नहीं है तो क्या होगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होगा ना। ठीक है, तो ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को कि नारकोटिक्स और ये एनेस्थेटिक्स जो हैं, इनका ये काम है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने रिस्पायरेटरी डिप्रेशन या फिर रिस्पायरेटरी अरेस्ट करते हैं ये। ठीक है, उसके अंदर हम क्या है, सोडियम पें, पेंटो बारबिटल जो है, ये उसमें सबसे अच्छा जो है ना वो एनेस्थेटिक है। बात समझ आ गई। अच्छा जी, चलें अब आ जाएं जरा इधर ही स्लीप एपनिया पे, कि स्लीप एपनिया जो है ना वो हम जरूर कर लें, ताकि ये है कि आपका यूक्यू एक अच्छा हो जाए। स्लीप एपनिया का ये मतलब होता है कि आप स्पॉन्टेनियस जो ब्रीदिंग हो रही है ना, ये ना हो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग वाला जो काम है ना वो ना हो, अब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ओकेजनल ब्रीदिंग अकर ड्यूरिंग नॉर्मल स्लीप। ठीक है, बट इन पर्सन विद स्लीप एपनिया, ठीक है ना, स्लीप एपनिया के अंदर क्या होता है, एक होता है ओकेजनल एपनियाज। ओकेजनल एपनियाज नॉर्मल स्लीप में होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये होते हैं। ठीक है, लेकिन स्लीप एपनिया में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, किस चीज का, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के ना होने का, यानी कि ब्रीदिंग ही नहीं हो रही ना। ठीक है, उसका ड्यूरेशन, काफी देर तक ब्रीदिंग नहीं हो रही। कितनी देर तक, 10 सेकंड या उससे भी ज्यादा देर तक सांस आ ही नहीं रहा। ठीक है, और 300 से 500 टाइम्स पूरी रात में सांस नहीं आ रहा, एक रात में, ईच नाइट।
मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ जाता है इसमें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ गया, ठीक है। बात समझ आई आपको स्लीप एपनिया में क्या हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें काफी देर, एक तो 10 सेकंड के लिए सांस नहीं आता, और फिर ये काम एक रात में 300 से 500 दफा होता है इस बंदे को, जिसको स्लीप एपनिया का मसला है, ठीक हो गया। एपनिया का क्या मतलब है, एपनिया का ये मतलब है कि इस बंदे को नॉर्मल सांस नहीं आता, असली स्पॉन्टेनियस उसके लिए ब्रीदिंग नहीं होना, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ना होना, ये एपनिया है। स्लीप एपनिया क्या है, स्लीप एपनिया ये है कि रात के वक्त उस बंदे के साथ ये मस अचानक उसको उसका सांस रुक जाता है, ठीक, चलो जी, और वो 10 सेकंड तक उसको सांस नहीं आता, और फिर ये काम 300 से 5 दफा रात को होता है। बात समझ आ रही है ना कि ये है अच्छा। अब इसकी वजह दो हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया काज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ अपर एयरवेज, एयरवे एयर पैसेज जो है ना वो, ठीक है, बात समझ आई कि एयर पैसेज में जब ब्लॉक होगा तो कैसे उसका नाम क्या है, सांस आएगा। इसकी वजह सुनो, उसकी वजह ये है कि जो मसल ऑफ फेरिंग्स है ना, ठीक है, जो फेरिंग्स के जो मसल्स हैं, सेकंड ईयर में आप एनाटॉमी में पढ़ोगे हेड एंड नेक में, ठीक है, जो मसल ऑफ फेरिंग्स हैं ये क्या करते हैं, ये ओपन रहते हैं, ठीक है ना, ताकि हवा जो है वो इंस्पिरेशन के दौरान आती रहे, ठीक है। मसल ऑफ फेरिंग्स क्या करते हैं, वो उसको ओपन रखते हैं ताकि हवा आती रहे, लेकिन ड्यूरिंग स्लीप ये होता है कि ये मसल रिलैक्स, इनके रिलैक्स होने से क्या होता है कि आपका जो पैसेज भी होता है ना, ठीक है, वो पैसेज जो है ना वो, यानी कि उनके रिलैक्स करने से पैसेज भी थोड़ा सा तंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स हो गए ना, ठीक है, उनके तंग होने से क्या होता है कि, लेकिन ये है कि पैसेज भी इतना खुला रहता है, ठीक है ना, कि वो नॉर्मल ब्रीदिंग होती रहे, रिमेन्स ओपन इनफ टू परमिट एडुकेट एयर फ्लो। ये है आम हर बंदे के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, कि हमारा जो है ना रात के टाइम पे हमारे फ्रिंजियल मसल जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिससे हमारा जो पैसेज वे है वो निस्बतन क्लोज होता है दिन की निस्बत, ठीक है, बजाय, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसा बंदा होता है, स्पेशली वो लोग हैं, कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके अंदर क्या सीन होता है कि वो पैसेज वे वैसे ही नैरो होता है, पैसेज वे स्पेशली नैरो होता है। अब इस बंदे के अंदर क्या होगा, जैसे ही रिलैक्सेशन होगी मसल की, अब वो पैसेज वे इतना वो बंद हो जाएगा रात के टाइम पे इस बंदे का कि, ठीक है ना, वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीटली वो उसको क्लोज कर देगा और हवा लंग्स में आएगी ही नहीं। समझ आई, समझ आई, ठीक है, कि ड्यूरिंग स्लीप वो मसल फेरेंजियल मसल करते हैं रिलैक्स, ठीक है, फेरेंजियल मसल रिलैक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, पैसेज थोड़ा सा क्लोज होता है और हवा नहीं, ठीक है, और लेकिन फिर भी नॉर्मल बंदे के अंदर वो इतना खुला होता है कि हवा आती रहती है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसका ये, अब आपने लाइन यहाँ से ये अंडरलाइन करनी है, ये तो करनी है ड्यूरिंग स्लीप फेरेंजियल मसल रिलैक्स करते हैं, दूसरी लाइन ये अंडरलाइन करनी है कि कुछ लोगों के अंदर वो पैसेज वे ही इतना नैरो होता है कि जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो एक तरह से फेरेंस ही तो कंप्लीटली क्लोज इट ऑलमोस्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन होगा, अब बड़ी मजेदार सी आगे कहानी है, अब ये आप लोगों को ना बड़ी मजेदार कहानी समझ आएगी। अब क्या होता है, बात को सुनना जरा। इस तरह के बंदे के अंदर ये होता है कि जो उसको खराटे नहीं आ रहे होते, वो इस वजह से आ रहे होते हैं कि उसमें नैरो से पैसेज होता है ना, नैरो पैसेज से जब हवा अंदर आती है तो उसको खराटे आते हैं। समझ आई बात की, अब पता चला कि खराटे क्यों आते हैं, क्योंकि उसका जो पैसेज वे है वो नैरो है, नैरो पैसेज वे की वजह से जब उससे उधर से हवा गुजरती है तो उसको क्या होता है, फिर उसको वो जो है ना खराटे आते हैं। समझ आई बात की, तो फिर क्या होता है, फिर उसका नाम क्या, एक पीरियड आता है साइलेंट पीरियड ड्यूरिंग विच नो ब्रीदिंग, उस दौरान देखो मेरी बात सुनो, ये उसका नाम क्या है, ये है ना उसका पैसेज वे, ठीक है, ये उसका पैसेज वे है। जब वो रिलैक्स करता है, अच्छा चलो मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ओहो, ये ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि उसका नाम क्या है, एक पीरियड है लॉन्ग साइलेंट पीरियड ड्यूरिंग विच नो ब्रीदिंग अकर्स, उस दौरान जब वो अचानक वो जोर मारते 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 अचानक, आपको पता है खराटे के अंदर एकदम दरम्यान में चुप कर जाता है, तो वो क्यों होता है, उस दौरान कोई ब्रीदिंग नहीं हो रही होती, उस दौरान बिल्कुल बंद हो जाता है, उस दौरान क्या होता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। बात समझ आई, ठीक है। सिर्फ वो जो खराटे की आवाज है पता कब होती है, वो खराटे की आवाज होती है जब जब वो तंग पात्र से हवा गुजर रही होती है ना,
फिर वो जो तंग पाथवे भी जैसे जैसे बंद हो रहा होता है वैसे वैसे उसकी आवाज ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। फिर जैसे ही वो बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर बिल्कुल हवा रुक जाती है, फिर बिल्कुल ऐसा खामोशी, बिल्कुल खामोशी, ठीक है। अब बात थोड़ी समझ आई कि आपका उसका नाम क्या है, लाउड ठीक है ना। कहता है स्नोरिंग होगी, ठीक है। स्नोरिंग होगी का मतलब ये है कि वो तंग पाथवे से हवा गुजरेगी, ठीक है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिलैक्स करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, वो लाउडर होती जाएगी। क्यों? आप पाथवे और छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है। पहले समझ लो ये है, इससे गुजरना है उसने। स्नोरिंग हो रही है, ठीक है, हमने पहले कहा, ठीक है। जैसे जैसे बंद हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, उससे क्या होगा, वो लाउडर होते जाएगी एंड देन इंटरप्टेड, फिर वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब जब ये बिल्कुल बंद होगी तो क्या होगा, वही बात, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा। बात समझ आई? कि ये जब होगा ना मामला, ठीक है, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम, ऑक्सीजन का प्रेशर मतलब, ठीक है, ठीक है ना, अंदर टिश्यू ने तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहना है ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, उधर से फिर वो रिस्पिरेटरी सिग्नल जो है ना, ठीक है, वो फिर ठीक है, विच ग्रेटली सिमुलेट्स रिस्पिरेशन, उससे क्या होगा कि आपके उसका नाम क्या है, आपके रिस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ठीक है। तो तुम जो है ना वो ब्रीदिंग कराओ, ठीक है। बात समझ आई? उससे क्या होगा कि वो सडन फिर वो अचानक फिर सांस, थोड़ी देर के बाद, 10 सेकंड के बाद वो अचानक अगेन सांस लेने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगेन सांस लेने की कोशिश करेगा, तो मुझे बताओ, अब ये बंद पाथ में खुलेगा तो अचानक लाउड लाउड स्नॉट्स, ठीक है ना। फिर क्या होगा, लाउड स्नॉट्स, अचानक खुला है ना, तो थोड़े सा पाथवे खुला है, थोड़ा सा खुला है, जिससे क्या होगा, ज्यादा सारी आवाज आएगी, ठीक है, ज्यादा सारी वो उसका अचानक ऐसा खराटा ज्यादा सारा होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुलता जा रहा है, इसलिए फिर क्या होगा, फिर थोड़ी सी स्नोरिंग होगी, फॉलोड बाय स्नोरिंग। स्नोरिंग का ये मतलब अब ये आहिस्ता खुल रहा है ना, खुल रहा है ना, खुल रहा है ना, पहले, ठीक है। बात समझ आई है आप लोगों को, कि जब ब्रेन से सिग्नल आता है तो उसके बाद पहले लाउड स्नोर होगा, फिर आहिस्ता 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 आवाज कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फॉलोड बाय स्नोरिंग। इसका मतलब है पहले लाउड स्नोर थे, अब आहिस्ता आहिस्ता स्नोरिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वही काम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो जब सिग्नल उधर से बंद हुआ, सिग्नल जैसे ही उधर से बंद होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये बंद होने लग जाएगा। तो पहले क्या होगा, ठीक है, पहले अब आहिस्ता आहिस्ता स्नोरिंग होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज ज्यादा होती जाएगी, वो ज्यादा होती जाएगी, हत्ता के बंद ही हो जाएगी। फिर अब बात समझ आ गई आपको सारी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी बात समझ आ गई। कैसे भला? अब मेरी बात सुनो, पहले देखो, रात के वक्त उसके मसल ने करना है रिलैक्स, उससे आपका पैसेज वे जो होता है ना, वो मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, ठीक है। इतनी सी बात है। अच्छा, चलो सर, फिर ये क्या हो क्या रहा है? फिर ये हो ये रहा है कि आपका उसका नाम क्या सीन ये है कि जैसे ही वो, देखो, जैसे ही वो रिलैक्स होने लगता है, ठीक है, पहले हो रही होती है स्नोरिंग, यानी कि अभी वो रिलैक्स होने लगा है, होने लगा है, स्नोरिंग हो रही होगी, हो रही होगी, लाउडर होता जाए, लाउडर होता जाए, हत्ता कि बंद हो गया। अब एक साइलेंट पीरियड आ गया, यानी कि लाउड स्नॉर से स्नोरिंग, नहीं पहले स्नोरिंग से लाउड स्नॉर से करते करते फिर साइलेंट पीरियड से फिर करते करते बड़ा, फिर ब्रेन से सिग्नल आया रिस्पिरेटरी सेंटर को। अब फिर, अब इसका, अब उसने फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया है, तो अब क्या, अब फिर उसने खुलना शुरू किया, तो अब लाउड स्नॉर्स, फिर स्नोरिंग, और फिर करते करते फिर बाद में जब उसने, उसके बाद फिर अगेन स्नोर, उसने अब बंद करना शुरू कर देना है स्नोरिंग, और फिर वो स्लीप अपनी, फिर अगेन वो बंद। तो ये एक साइकिल इसका चलता है। तो इस बंदे को जो है ना, समझ आ गई बात, ठीक है ना। फिर ऐसे बंदे की रेस्टलेस सी स्लीप होती है, ठीक है ना। और इस तरह का बंदा फिर दिन टाइम भी वो, क्योंकि उसकी नींद ही पूरी नहीं होती, तो ड्राउजीनेस की कंडीशन में रहता है। तो ये थी जी बातें आप लोगों की, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस तरह का केस भी देखा ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है कि उसका नाम, इस तरह के ये ओबेज और ओल्डर पेशेंट में ज्यादा होता है, क्योंकि फैट डेपोजिशन हुई होती है, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप सर्जरी करके वो फैट रिमूव कर दो, ठीक है। या फिर आप उसका नाम क्या है, उधर एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स वगैरह बाज़ औक़ात ज्यादा हो गए होते हैं, जिसकी वजह से ना वो ओपनिंग को ना बिल्कुल ऐसे क्लोज कर देते हैं, प्रेशर लगाते हैं ना एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स वगैरह, ठीक है। वो एयरवे जो पाथवे होता है ना, उसको उसको क्लोज करते हैं, जिसकी हवा में मसला होता है। तो फिर इस केस में ये होता है कि आप उन टॉन्सिल और एडिनॉइड्स को रिमूव कर दो सर्जिकली, ठीक है। या फिर, ठीक है ना, और आप उसका नाम क्या, या फिर आप इन्हीं को रिमूव कर दो, या फिर आप एक काम क्यों ना कर लो, आप ट्रेकियोस्टोमी कर लो, आप ट्रेकिया के अंदर एक बाईपास का रास्ता बना लो, ठीक है। ठीक है ना, बात समझ आई? या फिर आप, एक और काम है, नेजल वेंटिलेशन, आप ना विद कंटिन्यूस
पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP, मतलब आप नाक के जरिए ना उसको सारी रात के लिए आप उस नाक के जरिए से पॉजिटिव हवा का प्रेशर देते रहो। पॉजिटिव हवा का प्रेशर देखो, पॉजिटिव हवा का प्रेशर तो फिर अपनी जगह बना ही लेगा ना, क्योंकि हवा का देखो मेरी बात समझ आई कि पॉजिटिव जो हवा का प्रेशर है वो पॉजिटिव हवा का प्रेशर वो जाके खुद जोर लगा के निकल जाएगा, हवा निकल जाएगी। बात समझ आई? बात समझ आई कि पॉजिटिव हवा का प्रेशर जो है वो निकल जाएगा, वो हवा निकल जाएगी, क्योंकि उसके अपने पास भी फोर्स है, अपने पास भी उसका पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है ना? वो उसको थोड़ी सी जगह पे मिलनी है, उससे निकल जाना है उधर से, ठीक है? बात समझ आई? तो ये है कि आप नेजल वेंटिलेशन कर लो। इस तरह का पेशेंट जो है वो नाक नाक के अंदर से उसको जनाबे वाला उसको ना पॉजिटिव सारी रात के लिए इसको लगाते हैं, सुकून से उसके अंदर हवा जाती रहती है, जाती रहती है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब बस मैं इंशाल्लाह ये आज का आखिरी ये है, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने अब ये अच्छा कर लेना है, ठीक है? जिस बच्चे ने पिछले टॉपिक्स नहीं पढ़े वो भी पढ़ ले, ठीक है? स्लीप एपनिया अच्छा पढ़ लेना है, एक्लिमेटाइजेशन भी और ग्लोबल सेल्स भी, ये तीनों यूक्यू हैं, ठीक है? और तीनों खासकर वावा में पूछे जाते हैं, और जे सेल जे रिसेप्टर्स का भी पूछा जाता है, वो भी अच्छा पढ़ लेना है, ठीक है? और वो ब्रेन एडिमा वाली मैनिटोल वाली बातें भी, ठीक है? अच्छा जी, बस ये आखिरी बात है, इंशाल्लाह 5-7 मिनट में बस कर दूंगा। मैंने कहा था आप लोगों को 15-20 मिनट ही दूंगा। अच्छा, ये इसका क्या की इसमें क्या केस है? सेंट्रल स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है? ठीक है ना? इसमें ये है कि आपका उसका नाम क्या है? अकर्स व्हेन न्यूरल ड्राइव टू रेस्पिरेटरी मसल्स इज ट्रांजिएंटली अबॉलिश्ड, ठीक है? इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आपका सो गया, ठीक है ना? यानी कि इसमें मसला वो आगे एयर पैसेज वे का नहीं है कि उसके जरिए हवा नहीं जा रही, बल्कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं पीछे से मैसेज भेज रहा, न्यूरल ड्राइव ही नहीं भेज रहा रेस्पिरेटरी मसल्स को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही मैसेज नहीं जा रहा उसमें। यार मेरी बात समझ आ रही है आपको कि उसमें आपका एयर पैसेज वे में मसला था यार, या तो आपके टॉन्सिल्स वगैरह एडिनॉइड्स वगैरह जो है ना, उन्होंने एयर पैसेज वे के अंदर प्रेशर लगा के उसको बंद किया हुआ था, या फिर आपका उसका नाम क्या है, आपका वो आपका जो एयर पैसेज वे में जब मसल रिलैक्स करते हैं तो आपका वो ओपनिंग वो बड़ी नैरो है, कोई बड़ी नैरो है, जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं आपका वो ओपनिंग बंद हो जाती है, आपकी ओपनिंग ही नैरो है, ठीक है? तो यानी कि उस वो और केस है, या फिर आपका फैट की डेपोजिशन ही बहुत ज्यादा है, या तो फैट की डेपोजिशन डायरेक्ट लेरिंक्स से सॉफ्ट टिश्यूज पे बहुत ज्यादा है, उसकी डेपोजिशन हुई है, या फिर आपके आपकी नेक के फैट नेक का फैट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो प्रेशर लगाता है, कंप्रेशन काज कर देता है आपकी फेरिंक्स की। बात समझ आ रही है यार? ये बड़ी मजेदार सी कहानी है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना। पहले तो हमेशा ज़हन में लेके आओ, केस लेके आओ। केसेस ये हैं कि आपके नेक का में फैट बहुत ज्यादा है, वो प्रेशर लगा रहा है फेरिंक्स पे, फेरिंक्स नेक के एरिया में होती है ना, ठीक है? या फिर आपके फैट इतनी ज्यादा है कि वो सॉफ्ट टिश्यूज फेरिंक्स पे ही डिपॉजिट हुई है, उससे क्या उसने पैसेज वे रोका हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक है? अब थोड़ी सी क्लैरिटी हो रही है, ठीक है? कि ये सीन है। लेकिन इसमें अब क्या है, इसमें अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका आपका पीछे से न्यूरल ड्राइव ही नहीं आ रही रेस्पिरेटरी मसल्स तक, ठीक है? इसमें क्या है, डिसऑर्डर्स दैट कॉज सेसेशन ऑफ वेंटिलेटरी ड्राइव ड्यूरिंग स्लीप इंक्लूड डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एबनॉर्मेलिटीज ऑफ रिस्पिरेटरी न्यूरोमस्कुलर अपरेटस, यानी कि इसमें क्या होता है कि रिस्पिरेटरी सेंटर या फिर आपकी, ठीक है ना, आपका सेंट्रल जो है ना रिस्पिरेटरी सेंटर यानी कि डैमेज है। ये अब आपने लाइन अंडरलाइन करनी है कि आपको या तो रिस्पिरेटरी सेंटर ही डैमेज है, या फिर आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, वो वो ही खराब है, ठीक है ना? यानी कि पीछे से सिग्नल तो आ रहा है लेकिन आगे से वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जरिए से, ठीक है? समझ आई बात? रिस्पिरेटरी मसल्स ने देखो ना, रिस्पिरेटरी मसल्स ने को पीछे से सिग्नल आता है रिस्पिरेटरी सेंटर से, तो वो फिर आगे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर सारा काम होता है। तो अगर वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ही अबनॉर्मैलिटीज हों, ये भी तो हो सकता है, ठीक है? बात समझ आ गई? अच्छा, ठीक हो गया। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर ये तो फिर दिन के टाइम पे उसको क्यों नहीं होता? ये फिर आप उसको स्पेशली नींद में क्यों ले रहे हो? मेरे भाईजान ये इसलिए बनता है ना सवाल। अब इसका जवाब सुनो। इसका जवाब ये है कि बेसिकली जो आप ये है आपकी इनवॉलंटरी ब्रीथिंग, इनवॉलंटरी जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग है। यही ब्रीथिंग आप आप ठीक है ना, आप खुद भी कर सकते हो, वॉलंटरी भी कर सकते हो। तो इसलिए आप दिन के टाइम पे आप कैपेबल होते हो कि आप वॉलंटरी ब्रीथिंग कर सको। इसलिए दिन के टाइम पे जैसे किसी बंदे को ये मसला होता है, तो वो वॉलंटरी ब्रीथिंग कर सकता है। लेकिन स्पेशली वर्सन कंडीशन कब होनी है, ठीक है ना?
लेकिन स्पेशली रात के टाइम पे इस तरह के बंदे को सिचुएशन जो है वो वर्सन हो जानी, ठीक है ना, बात समझ आई। तो इसलिए उसको भी उन्होंने स्लीप के अंदर रखा है, ठीक है, स्लीप एपनिया में, बात समझ आई, ठीक है ना। क्योंकि आप वॉलंटरी खुद सांस तो ले सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डायफ्राम वगैरह है ये ये वॉलंटरी भी, सोमैटिक नर्व्स भी इसको जाती हैं। अगर आपने डायफ्राम की नर्व सप्लाई सेकेंड ईयर में जब पढ़ोगे ना, थोरैक्स के अंदर भी पढ़ोगे, ठीक है, पहला जो आपका थोरैक्स का चैप्टर है, ठीक है, तो उसको उसको वॉलंटरी भी जो जा रही होती है नर्व सप्लाई, सोमैटिक नर्व्स भी जा रही होती हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात। उससे क्या होता है कि हम वॉलंटरी भी जो है ना वो ब्रीदिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ड्यूरिंग स्लीप वर्सन रिजल्टिंग इन मोर फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ एपनिया, ठीक है, दैट डिक्रीज। अब उससे क्या होगा, जैसी अपनी कंडीशन होगी, यानी कि सांस नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर काफी कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली ब्रीदिंग नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता जाना है, ब्लड में टिश्यूज से आती जानी है। उससे ये है अनटिल अ क्रिटिकल लेवल इज रीच्ड दैट व्हेन स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेशन, जब वो क्रिटिकल लेवल से काम हाई होता है तो फिर वो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर लेता है, ठीक है, ठीक है ना। इज ट्रांसिएंटली अबॉलिश्ड, ये भी एक बात याद रखो कि ये जो काम हो रहा है ये ट्रांसिएंटली हो रहा है, पक्का पक्का ही नहीं होगा, पक्का पक्का होता तो फिर तो वो जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल किसी चीज की, ठीक है। ट्रांसिएंटली अचानक से ही होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर दिन के टाइम पे अचानक होगा तो दिन के टाइम पे तो वो जोर लगा के खुद सांस ले लेगा, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ये कि रात के टाइम पे तो मसला होगा ना, ठीक है। तो रात के टाइम पे वो यही कहता है कि रात के टाइम पे जब ऐसी उसको बंदे को होता है, उस कार्बन का प्रेशर एक क्रिटिकल लेवल से नीचे जब जैसे ही जाता है, तो वो क्या करता है कि वो, उसका नाम क्या है, उससे एक क्रिटिकल लेवल से जैसे नीचे जाए तो वो फिर रिस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर लेता है, यानी कि जैसे उसके अंदर होता था ना कि जैसे ही एक लेवल से नीचे काम जाता है तो उसमें उसमें भी चीज यही थी कि एक लेवल से के थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग रुकेगी, बाद में फिर लेवल नीचे जाता है तो फिर वो स्टिमुलेट कर लेता है। उधर भी यही था, इधर भी यही है, समझ आ रही है बात। और उधर भी रेस्टलेस स्लीप थी, इधर भी रेस्टलेस स्लीप है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ना अच्छी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तो समझ आ गई बात। अच्छा, एक और बात यहाँ से देखें कि आमतौर पर ना जो 15% लोगों को हो रहा होता है ना स्लीप एपनिया, वो मिक्स्ड होता है, उसमें दोनों ही रीजंस होती हैं, ठीक, दोनों ही रीजंस होती हैं। और ये जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पढ़ रहे हैं ना, जिसमें रिस्पिरेटरी सेंटर ही सिग्नल भेज रहा सही से, तो वो लेस देन 1% है, मतलब ऑलमोस्ट है ही नहीं, मतलब बहुत थोड़ा ही है। ज्यादातर को बेसिकली मिक्स्ड होता है, ठीक है ना, या तो मिक्स्ड होता है या फिर वही होता है जिसमें एयर पैसेज वे जो है ना, मतलब ये 1% है, मिक्स्ड वाला 15% है, बाकी सारा वही है जिसमें एयर पैसेज वे का मसला हो सकता है, या फिर एडिनोइड वगैरह जो है ना वो इनलार्ज हो गए हों, या फिर फैटी बंदे तो आपको पता है फिर खत्म ही नहीं होते, ठीक है, बात समझ आ गई। और उसके अंदर फिर आपने या तो कुछ मेडिकेशन देनी है जिससे रिस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो एक्टिव हो, या फिर आपने उसको सीपीएपी देना है, वही नेजल जो आपने देना है, ठीक है ना, या फिर आपने उसको कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देना है, ठीक है, इस बंदे को भी। उधर भी हमने यही पढ़ा था ना, इधर भी यही है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ना, मसला तो सेम। अगर इस तरह के बंदे को अगर आपने, उसका नाम क्या है, नारकोटिक्स दे दी, ठीक है ना, या फिर आपने सेडेटिव्स दे दी, ठीक है ना, ये क्या करती थी वो भला, ये ये क्या करती थी, रिस्पिरेटरी सेंटर प्रेस करती थी कि यहाँ सिग्नल ना जाए, ठीक है ना, यही करती थी। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये क्या करती है, बेसिकली जो नर्व सिग्नल जा रहे होते हैं उनको, मैंने आपको बताया ना एनेस्थेसिया में क्या होता है, बेसिकली नर्व्स को रोका जाता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो अगर इस ये जिसके अंदर पहले से ही मसला है, अगर आपने इसको दे दी तो वो तो फिर बहुत ज्यादा जो है ना, इवन स्मॉल डोजेस भी अगर आपने दे दी तो उससे बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। तो इसलिए इस तरह के बंदे को वो नारकोटिक्स वगैरह नहीं देनी, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है जी आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा और अच्छा याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को ऑलमोस्ट इसके सारे यूटिज हो गए हैं, ये दो चार दरम्यान में ग्राफ शराफ है, ये कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। वो बस ऐसी कहानी है, ठीक है ना, कि एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज में बस एक ही काम नया होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सिर्फ ये एक बात है कोलेटरल वाली, वो मैं आपको बात बता दूँ। ये पीरियडिक ब्रीदिंग तो मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये बस आप लोगों
का ये चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट एंड है। चलें जी, जा सकते हैं अब आप लोग। और आज जो लेट हुई है वो मेरी वजह से हुई है, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। ठीक है ना, चलें जी।